बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। ये हमने शुरू कर दिया था चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। याद है आपको? मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ, क्या क्या पढ़ा था आपने? असेसी पढ़ लिया था, प्रीवियस ईयर पढ़ लिया था, असेसमेंट ईयर पढ़ लिया था, फिर याद है एक्सेप्शंस पढ़े थे, केसेस वेर इनकम प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में ही टैक्स्ड होगी, असेसमेंट ईयर में जाने नहीं देंगे। याद है क्या? फिर क्या पढ़ा था? प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट में भरते, फिर उसका एक्सेप्शन यही तो था कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस में भरेंगे। ठीक है, फिर पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्या क्या आ जाता है पर्सन में? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। याद है कितना पढ़ लिया था? फिर पढ़ा था हमने वो असेसी टाइप के, नॉर्मल असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, याद है, डीम्ड असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, याद आ रहा है? ये पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? एक्सेप्शन रूल, एक्सेप्शन पढ़ लिए थे, कौन कौन से केसेस है जहां पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं लगेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरने पड़ा। याद है नॉन रेसिडेंटशिप का था, जब वो पोर्ट छोड़ती है तब देना पड़ता है, ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। अब द टर्म इंडिया मींस, ये पढ़ाना है मुझे, तुमको पढ़ा दिया था। चलो, क्या? अच्छा, ये हाँ, ये अपन ने छोड़ा हुआ है, लेकिन बेसिक अपन ने थोड़ा सा समझ लिया था। मेन कहानी जो आज मुझे तुमको पढ़ानी है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस की। क्या पढ़ानी है? रेसिडेंशियल स्टेटस। आओ नीचे आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, आएंगे आएंगे, थोड़ा सा छोड़ को। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसके बाद उसके भी आगे बढ़ेंगे अपन। एक सेकेंड ना, ठीक है, आ जाओ। तो अभी ये रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। किस पे? रेसिडेंशियल स्टेटस पे। आ जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस को समझते हैं, कहानी को। क्या कहानी है रेसिडेंशियल स्टेटस की? आओ कहानी समझो। पेज नंबर देखो ना कौन सा है। अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? प्लीज मुन्नू डियर को स्ट्रेट बैठो, ध्यान से तुमको समझना पड़ेगा कहानी क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस की। अब क्या है, इनकम टैक्स चल रहा है, हमें इनकम टैक्स लगाना है। अब किस पे इनकम टैक्स लगाएं और किस पे इनकम टैक्स ना लगाएं, है ना? क्या तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा ना, हमारे देश के रेसिडेंट कौन है और हमारे देश के नॉन रेसिडेंट कौन है। अच्छा, एक चीज होती है सिटीजन, एक चीज होती है सिटीजन, और एक चीज होती है रेसिडेंट। क्या दोनों चीजें सेम है कि फर्क है? क्या फर्क है दोनों में? सिटीजन बाय बर्थ मिलती है, सिटीजन क्या मिलती है? बाय बर्थ। आप इंडिया में पैदा हुए, आप इंडिया के सिटीजन हो, पर आप इंडिया छोड़ के यूएस चले गए रहने, यूएस में रहते कमाते खाते हो, तो आप इंडिया के क्या, इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहे, आप क्या हो गए? यूएस के रेसिडेंट हो गए। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में रहता है। हो सकता है पाकिस्तान का कोई बंदा पाकिस्तान में पैदा हो और यहां आके रहने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन रेसिडेंट, लेकिन सिटीजन नहीं कहलाएगा। जैसे कि आतिफ असलम है, क्या बात समझ में आ रही है? आतिफ असलम सिंगर है, अब आतिफ असलम अगर यहाँ आके अपना घर ले ले और पूरे साल यहाँ पे रहे, पैसा कमाए, तो वो यहाँ का रेसिडेंट है, पर वो यहाँ का सिटीजन नहीं है। वो सिटीजन कहाँ के है? पाकिस्तान के। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमको रेसिडेंशियल स्टेटस समझना है कि किसको रेसिडेंट मानेंगे और किसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। अच्छा, तो पहले आपने 12वीं कक्षा में थोड़ा बहुत रेसिडेंट ये सब पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो इससे एकदम अलग है। आपने 12वीं कक्षा में तो एकदम साधारण डेफिनेशन पढ़ी थी, हर वो इंसान जो यहाँ पे रहता, कमाता और खाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन एकदम अलग है। अच्छा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्यों पहचान रहे हैं? जो हमारे देश का रेसिडेंट है, जो हमारे, एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ, डिटेल में एकदम लीगल भाषा में पढ़ेंगे, पर जेनरिक भाषा में पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे देश का रेसिडेंट है उसकी पूरी दुनिया जहान की इनकम क्या कर देंगे? टैक्स।
पे टैक्स इंडिया लगाएगा। जैसे मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, मैंने यहां से पैसा कमाया, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। मैंने यूएस से पैसा कमाया तो भी मैं किसको टैक्स दूंगा? इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं इंडिया का क्या हूं? रेसिडेंट हूं। मैं यहां पे रहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है यहां की सरकार को टैक्स देना, इसलिए अगर मैं रेसिडेंट हूं तो यहीं पे टैक्स भरूंगा। क्लियर है क्या? अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं यहां का रेसिडेंट नहीं हूं, तो मैं इंडियन सरकार को सिर्फ उसी कमाई पर टैक्स दूंगा जो मैंने इंडिया से कमाई है, बाहर से कमाई पर टैक्स नहीं दूंगा। तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना सीखना है कि मैं रेसिडेंट हूं या नॉन रेसिडेंट। अच्छा, नोट्स वोट्स साथ साथ में लिखने के लिए जगह बना के चलना, क्योंकि किताबी भाषा थोड़ी सी टेक्निकल होगी। मैं उसको सिंप्लीफाई करके पहले लिखवा रहा हूं, फिर किताबी भाषा में आपको अंडर वो रीडिंग करवाऊंगा उसकी। क्लियर है क्या? आ जाओ देख लो क्या बोल रहा है वो। ठीक है क्या? तो रेसिडेंट कौन होता है एक बार समझते हैं। एक चीज होती है प्रीवियस ईयर, एक चीज होती है असेसमेंट ईयर। एक चीज होती है प्रीवियस ईयर, एक चीज होती है असेसमेंट ईयर। हमको पता लगाना है कि हम असेसमेंट ईयर में खड़े हैं, हम असेसमेंट ईयर में खड़े हैं, हमें उसकी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाना है, हमें उसकी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाना है। तो हमें पता लगाना है पहले कि वो प्रीवियस ईयर में बंदा रेसिडेंट था कि नहीं था। ओए 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 ओए, हमें क्या पता लगाना है? प्रीवियस ईयर में वो बंदा रेसिडेंट था या नहीं था। तो इसके लिए आपके पास दो कंडीशन है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो बंदा क्या कहला जाएगा? रेसिडेंट कहला जाएगा। कैसे, कब कहलाएगा रेसिडेंट? व्हेन ही स्टेज इन इंडिया, व्हेन ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा अगर वो हमारे देश में रहा है तो वो क्या कहला जाएगा? रेसिडेंट। नहीं रहा है तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर पहली वाली फुलफिल नहीं कर पाया, समझ लो कि 182 डेज से कम रहा है, तो एक तरीका और है कि उसको रेसिडेंट बना दिया जाए। कैसे बनाया जाएगा? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया for 60 days or more, for 60 days or more in previous year। ठीक है क्या? in previous year and क्या? 365 days or more, 365 days or more in last 4 previous years। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? पिछले साल या तो 182 डेज रहा तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अच्छा, पिछले साल 182 डेज रहा नहीं, अब कोई एक होशियार आदमी है, वो रेसिडेंट नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको यहाँ पे टैक्स नहीं देना, तो क्या करता है? 180 दिन से कम हर साल आता है, 180 से कम दिन रहता है और चला जाता है। तो दिक्कत है, हर साल 180 दिन बोले कोई बात नहीं। अगर तुम पिछले साल में 60 दिन रहे हो और पिछले लगातार 4 सालों में, हर सालों में तुम मिला के, पिछले 4 साल मिला के तुमने 365 दिन से ज्यादा तुमने क्या कर लिया? हमारे देश में रह लिया है, तो हमारे देश के क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। मतलब तुम प्रीवियस ईयर 182 डेज नहीं रहे, तुम प्रीवियस ईयर 182 डेज नहीं रहे, लेकिन कितने दिन रहे? 60 दिन प्लस पिछले 4 साल मिला के, पिछले 4 साल मिला के तुम्हारे कितने डेज हो रहे हैं? 365 डेज। तो तुम क्या मान लिए जाओगे? इंडियन रेसिडेंट मान लिए जाओगे, और तुम्हारी इनकम पे इंडियन रेसिडेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा। कितनों को समझ में आई? हाथ उठाओ। तो क्या है पहला? पहला क्या है? दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, प्रीवियस ईयर में 182 डेज आपको इंडिया में रहना होगा, या फिर और है बीच में, या फिर क्या है बीच में? क्या है बेटा? और है। ध्यान देना, बीच में क्या है? और। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो सेकंड कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और पिछले 4 प्रीवियस ईयर मिला के क्या होने चाहिए तुमको? 365 डेज होने चाहिए। तब आप क्या कहला जाओगे? इंडियन रेसिडेंट। क्या कहला जाओगे? इंडियन रेसिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो नॉन रेसिडेंट। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे देश के रेसिडेंट नहीं हो, हमारे देश के रहवासी नहीं हो। हम आपसे टैक्स, अपने देश का रहवासी समझ के टैक्स नहीं लेंगे, दूसरे तरीकों से लेंगे लेकिन दूसरे तरीकों से लेंगे। क्लियर है क्या? आगे चल के समझते हैं इसको। क्लियर है क्या? हाँ, पिछले 4 साल, हाँ पिछले 4 साल मतलब पिछला और उसके 3 और। हाँ हाँ, अबे जल्दी करो प्लीज।
हो गया? हो गया? बेटा इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें ऐसे, आप अगर इतना टाइम लोगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है क्या? ये क्या है, हमने ये पता लगा लिया रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। आखिरी में मैं एक काम करूंगा, नोट्स दे दूंगा, स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, रुक जाओ अभी पहले, कंटेंट नहीं तो फिर रह जाएगा अपना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अब हमने सुन लिया कि तुम रेसिडेंट हो, पिछले साल तुम क्या थे, 182 डेज रह लिए थे, या तो फिर पिछले साल तुम 60 दिन रह लिए थे, और 4 साल मिला कितने दिन रह लिए थे, 365 दिन, तो तुम क्या बन गए हो, रेसिडेंट। अब हम चेक करेंगे, रेसिडेंट के बाद एक कंडीशन उन्होंने आर लगाई कि आप आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो। आर ओ आर और आर एन ओ आर क्या होता है, अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, या फिर हम चेक करेंगे अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दूसरा कंडीशन क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप हमारे देश के रेसिडेंट तो हो, पर आम तौर पे इंडिया में ही रहते हो, पूरे तरीके से इंडिया में ही रहते हो, बाहर आपका जाना आना खास होता ही नहीं है, तो आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना। अब आते जाते रहते हो, हमारे देश के रेसिडेंट बन गए हो, कुछ कुछ कंडीशन आपने ऊपर वाली दोनों में से कोई एक फुलफिल कर ली थी, आप रेसिडेंट तो बन गए हो, लेकिन आप आम तौर पे इंडिया में नहीं रहते हो, आना जाना आपका लगा रहता है, तो आप रेसिडेंट हो, लेकिन आप क्या हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आपको पहले चेक करना है बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट है तो बात ही खत्म हो गई। अगर रेसिडेंट है तो दो कंडीशन और चेक करोगे, वो दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप क्या बन जाते हो, आर ओ आर। क्या बन जाते हो, आर ओ आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन चेक नहीं हो, फुलफिल नहीं होती है, तो क्या बन जाते हो आप, आर बट एन ओ आर, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप रेसिडेंट तो हो पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो। अच्छा, आर ओ आर की क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है, और दोनों के बीच में एंड है, याद रखना, दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड मतलब क्या है, दोनों कंडीशन फुलफिल करने की आवश्यकता है, दोनों कंडीशन फुलफिल करने की आवश्यकता है। तो क्या है दोनों कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन है रेसिडेंट इन 2 previous years, resident in 2 previous years or more, resident in 2 previous or more in last 10 previous years। क्या मतलब है, पिछले 10 साल मिला के आप पिछले 2 साल में, कम से कम 2 साल में क्या रहे होने चाहिए हो, रेसिडेंट होने चाहिए हो। एंड क्या हो गया, स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए, स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए, 730 days, कितना होना चाहिए, और मोर इन लास्ट 7 previous years। समझ में आ रही है बात, ये दोनों कंडीशनें फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या बनोगे, आर बट ओ आर, आर एंड ओ आर, अदरवाइज आप क्या बनोगे, आर बट एन ओ आर। क्या समझ में आई, क्लैरिटी आई? सबसे पहले क्या चेक करोगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उसके लिए क्या करोगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो, या तो प्रीवियस ईयर में कितना ले लो, रह लो 182 डेज और मोर, या फिर 2 साल मिला के, 2 साल सॉरी 60 days रहना चाहिए लास्ट प्रीवियस ईयर में, और क्या होना चाहिए, 365 days इन लास्ट 4 previous year। ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुल कर तो क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। रेसिडेंट बन गए, चेक करते हो ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करी तभी आप क्या बन पाओगे, ऑर्डिनरी। दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। मतलब 10 साल में आप कम से कम कितने प्रीवियस ईयर में ऑर्डिनरी रहे, 2 साल में कम से कम। क्या बात समझ में आ रही है? एंड आपका स्टे इन कितना है, 730 दिन से ज्यादा है, एटलीस्ट 730 दिन या उससे ज्यादा है इन 7 previous years। कितो कहानी समझ में आई? इतना आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है क्या? अब एक बार इसको बुक में देखते हैं। कहां दिया है किताब में, ढूंढने,
देखो, अकॉर्डिंग टू रेसिडेंट स्टेटस द एससीसी कुड बी आइदर, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है क्या? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उसको आगे बाइफरकेट करना है कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। अच्छा, आरओआर एनओआर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, सिर्फ किसका बाइफरकेशन होगा? याद रखना, इंडिविजुअल और एचयूएफ का। कंपनी क्या होती है? या तो रेसिडेंट होती है या तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी थोड़ी आती जाती रहेगी, क्या बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कोई लफड़ा नहीं है। कंपनी क्या है? या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ लफड़ा है कि या तो तुम क्या बनोगे? रेसिडेंट ऑर्डिनरी, या तो क्या बनोगे? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर क्या क्या जाएगा? कौन कौन जाएगा? अपन ने पर्सन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या बात समझ में? पार्टनरशिप, ये सब के केस में कंपनी, इन सब के केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? या तो रेसिडेंट हो गए या तो नॉन रेसिडेंट हो गए। यानी ओआर और एनओआर, क्या क्या क्या? ओआर और एनओआर का लोचा सिर्फ दो लोगों के साथ है। किस किस के साथ है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ है। किसके साथ है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम इंडिविजुअल हो, क्या चेक करेंगे? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट तो आगे चेक करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तुम्हारी कोई कंपनी है, अब चेक कर रहे, अगर कंपनी का चेक करें तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, लफड़ा खत्म। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? और जो अभी अपने कंडीशन पड़ी 182 डेज और मोर, और ये सब, ये किसकी थी? इंडिविजुअल की। किसकी थी? इंडिविजुअल की। एचयूएफ की अलग पढ़ेंगे, कंपनी की सबकी कंडीशन एक एक करके अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो टेस्ट ऑफ रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 1 इनकम टैक्स, इंडिविजुअल is said to be resident in any previous year if वो 182 days और more रहा हो, और दो कंडीशन 60 days in previous year and 365 days in preceding 4 previous years। क्लियर है क्या? ये आपको ध्यान रखना है। If the SSC fails to meet both the above क्राइटेरिया, बोथ मतलब दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, दोनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। मतलब इसमें से कौन सी फुलफिल करनी है? एनी वन। क्या फुलफिल करनी है? एनी वन। अगर कोई एक भी फुलफिल कर ली तो आप क्या बन जाते हो? रेसिडेंट बन जाते हो। क्या बन जाते हो? रेसिडेंट। सुन रहे हो? दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर ली तो क्या बन जाते हो? रेसिडेंट बन जाते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एन इंडिविजुअल में बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी बोथ द फॉलोइंग कंडीशन उसने फुलफिल करी है? बताओ मुझे। पहली, ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट any 2 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year, and he has been in India for 730 days or more during the 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। क्या बन जाओगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जब आप दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो आरओआर बनने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है? बोथ कंडीशंस। कौन सी फुलफिल करनी है? बोथ कंडीशंस। तब जाके आप क्या बनोगे? आर ओ आर। और अगर नहीं कर पाए तो क्या बन जाओगे? आर एनओआर। अब इनने ये ना उल्टा उल्टा लिखा है। कैसे कैसे उल्टा लिखा है? कि 729 डेज रहे या 730 दिन से कम रहे। मॉरल ऑफ द स्टोरी बस ये है कि अगर आप ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हो, अगर आप ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब अगर आप आर ओ आर नहीं हो, अगर आप आर ओ आर नहीं हो, तो आप क्या हो? आर एन ओ आर हो। क्या हो? आर एन ओ आर हो। क्लियर है क्या? एक बार नजर मारो जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हो गया। आगे बात करें। अच्छा, पहले बताओ रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है? या तो 182 डेज, या तो फिर 60 दिन और 365 दिन। ठीक है क्या? अब कुछ केसेस हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, जहां क्या बोला गया है, एक बार मैं इसको पेज ऐड करता हूं, समझाता हूं, फिर अपन रीड करेंगे। क्या बोला गया है? कुछ केसेस में क्या बोला गया है कि हम ना पहली वाली कंडीशन ही सिर्फ देखेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। यानी पहली कंडीशन क्या थी? 182 डेज और मोर।
हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे ही नहीं। नॉर्मली क्या है, दोनों में से कोई एक फुलफिल कर लो, दोनों में से क्या कर लो, कोई एक फुलफिल कर लो तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहां बोला गया कि आपको क्या फुलफिल करनी है, दोनों कंडीशनें फुलफिल करनी है। दोनों में सॉरी फर्स्ट कंडीशन ही आपकी चेक की जाएगी। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम आपको रेसिडेंट नहीं मानेंगे, हम आपको सीधे सीधे क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट ही मान लेंगे। मतलब सेकंड कंडीशन चेक करने का फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है क्या? ये दिया है एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन। क्या है एक्सेप्शन? देखो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कोई इंडिया का सिटीजन है, who leaves India in any previous year as a member of crew of an Indian ship as defined in section 3 for the purpose of employment outside India. The provision of second condition shall apply to use here as if the words 60 days occurring therein 182 days has been substituted। मतलब 60 डेज को इनको हटा के इनने क्या कर दिया है, 182 डेज। बोलने का तरीका है, अल्टीमेटली क्या कर दी, सेकंड कंडीशन फेल कर दी। अरे सेकंड कंडीशन क्या थी, 60 दिन की जगह 182 डेज रहो, 182 डेज रहो मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन। यानी सेकंड कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ओनली कौन सी कंडीशन चेक होगी, 182 डेज वाली। कब? अगर आप क्या हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो काई के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, काई के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। और आप वापस नहीं आने वाले ऐसा लग रहा है देख के, और बेसिकली आप क्या है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो। ठीक है क्या, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। या फिर आप काई के लिए जा रहे हो, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बन के जा रहे हो। क्या जान रहे हो, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बन के जा रहे हो। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर था, बहुत सिंपल था। क्या बोला गया, क्या बोला गया, दो चीजें। पहला, अगर कोई इंसान एम्प्लॉय, इसका कॉमन सेंस समझो, मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं बाहर और मैं इस साल 182 डेज से कम रहा हूं, मतलब मैं साल शुरू हुआ अप्रैल 2024 शुरू हुआ और मैं निकल गया बाहर, 30 दिन रहा और मैं निकल गया बाहर। क्या बात समझ में आ रही है? या 90 दिन रहा, 3 महीने रहा और मैं बाहर निकल गया नौकरी के लिए। अब मैं कमाऊंगा कहां, वहीं से नौकरी, वहीं से इनकम, वहां की इनकम, वहां पे टैक्स भरूंगा। अब तुम मेरे को बोल लो पहली कंडीशन 182 डेज वाली तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन सेकंड कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हो रही है। कौन सी वाली, 60 दिन वाली रहा हूंगा मैं। और क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता था तो पिछले 4 साल में क्या रहा हूंगा मैं, 365 डेज मैंने हो ही जाएंगे। तो फिर तो मेरे को तुम इंडियन रेसिडेंट बना दोगे, फिर वहां पे कमा रहा हूँ, टैक्स यहाँ भरूंगा, कैसे चलेगा काम? तो बोला एक काम करो, अच्छा तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो, बोले हाँ। नौकरी के लिए जा रहे हो, ठीक है, नौकरी के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे 182 डेज कम से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम 182 डेज नहीं रहे हो तो हमको तुम्हारी इनकम, हम तुमको रेसिडेंट क्या मानेंगे, रेसिडेंट नहीं मानेंगे, सीधे तुमको क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। या तो आप क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो, क्या हो, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो। ठीक है क्या, शिप में बैठ के गए, ठीक है, शिप पूरे यहां वहां जमाना सारा घूम के आई और वापस आ गई, तो जितने दिन आप शिप में रहे उसको इंडिया में नहीं माना जाता, उसको इंडिया में नहीं माना जाता। तो आप शिप में 182 डेज, अगर इंडिया में, शिप के अलावा इंडिया में आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो तो आप रेसिडेंट होगे, वरना आप रेसिडेंट नहीं होगे। वरना 60 दिन तो आप रह ही लोगे ना यार, क्या मतलब है? तो इसलिए सेकंड कंडीशन चेक नहीं की जा रही है। तो दो कंडीशन बताई जहां पे क्या, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी। कौन सी फर्स्ट कंडीशन, प्रीवियस 182 डेज वाली। दो कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन या तो आप क्रू मेंबर ऑफ शिप हो, देखो लिखा हुआ है, लिव्स इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, कहानी इज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ, और फॉर द, या और है बीच में ना, और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इन दोनों में से आप किसी भी कंडीशन के कारण आप बाहर जा रहे हो तो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन देखी जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी। कितनों को समझ में आ गया? मेरी पेन की चार्ज खत्म हो रही है, रीड करो एक बार, फिर मैं एक बार आगे बताता हूँ आपको। जल्दी से रीड करो, जितनी मार्किंग और जितना लिख लोगे उतना अच्छा रहेगा, बता रहा हूँ, बाद में पछताओगे तुम। ठीक है क्या, जितना है उसको लिखते जाओ साथ साथ में। चलो आगे बात करें, आ जाओ देख लो। अब अगले में लिखी है एक कहानी,
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बताओ, वर्ड्स पढ़ो ध्यान से। स्क्रीन आई नहीं आई? अरे आजा आजा, कहाँ चली गई तू, वल्ला वल्ला मत जा तू। और बताओ यार, जब तक स्क्रीन आ रही क्या चल रहा है जिंदगी में, कष्ट खत्म हुए नहीं हुए? वेरी गुड बेटा, बाकी सब ठीक चल रहा है, एक नंबर चिल। जिंदगी में बेटा शादी के बाद ही टेंशन होती है। देखो जिंदगी में लोड नहीं लेने का, बात बस ऐसी है, जो है सो है, कुछ कर सकते हैं क्या? जी चले तो ये तो चले नाला। अरे नहीं यार, फ्लो टूट जाएगा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या मनुष्यत है, तुम लोग कोस रहे होगे मन में कुछ, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट। अच्छा एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, चलो जब तक आ ही गया, देखा बोलना शुरू किया और आ गया। क्या लिखा है? बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? एक तो होता है इंडियन सिटीजन, एक होता है इंडियन रेसिडेंट। अब इंडियन ओरिजिन क्या हो गया? ये नई चीज कहां से आ गई? जिनके पापा, आप या आपके पापा या आपके दादा इंडिया में पैदा हुए थे। कौन सी इंडिया में? अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कि डिवीजन के पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अपने ही तो बच्चे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो अपने देश से निकले हैं, ये सब जो अपने देश से निकले हैं, पहले तो थे सब इंडिया के ही। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपके पापा, दादा, परदादा इंडिया में पैदा हुए हैं या अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आप इंडियन ओरिजिन के हो। काहे के हो? इंडियन ओरिजिन। जैसे देखो अपन तो इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो अपन इंडियन सिटीजन तो है ही। बात सर, अपन सब तो इंडियन सिटीजन ही है और इंडियन ओरिजिन भी है। मजे की बात बताऊं, सारे पाकिस्तानी क्या है? इंडियन ओरिजिन के, सिटीजन नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके दादा, परदादा, पापा लोग क्या थे? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। तो पूरा पाकिस्तान क्या है? इंडियन ओरिजिन का है। क्या है? इंडियन ओरिजिन का। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक होता है इंडियन सिटीजन, एक होता है इंडियन रेसिडेंट, एक होता है इंडियन ओरिजिन। तो वो काहे के हुए? इंडियन ओरिजिन के। क्लियर है क्या? तो क्या लिखा है? बीइंग अ सिटीजन। अच्छा अब इसको अपन थोड़ा सा लॉ के बेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है क्या? कोई पर्सन या तो इंडियन सिटीजन है, या तो इंडियन ओरिजिन है, या तो इंडियन सिटीजन है, या तो क्या इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया छोड़ चुका है, और वो इंडिया छोड़ चुका है, लेकिन वो इंडिया आता रहता है बीच बीच में। क्या बात समझ में आ रही है? वो इंडिया आता रहता है बीच बीच में, तो देखेंगे कि इंडिया से उसकी कमाई कितनी है। क्या देखेंगे? इंडिया से उसकी कमाई कितनी है। अगर उसकी इंडिया से कमाई 15 लाख रुपए से कम है, मतलब अगर वो इंडिया में क्या करता है, वो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है। इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी, ठीक है क्या? इंडियन सिटीजन नहीं है, या इंडियन सिटीजन यहाँ पे इंडिया में पैदा हो, तो पता नहीं मुझे यहाँ पे पैदा हुआ नहीं, लेकिन इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का तो वो है। क्या बात समझ में आ रही है? वो नॉर्मली 182 डेज से मान के चलो कम रहता है, बात बात में इंडिया आते रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे उनकी इंडिया से कमाई 15 लाख से ज्यादा है या कम है। सुनना ध्यान से, अगर उनकी इंडिया में कमाई 15 लाख से क्या है? कम है। अगर उनकी इंडिया में कमाई क्या है? 15 लाख रुपए से कम है, तो सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। काहे के लिए? इंडियन रेसिडेंट बनने के लिए। कौन सी? 182 डेज और मोर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना फटाफट बोलो। बोले अबे इंडिया का बाहर का बंदा है, बार बार पे इंडिया आता है, कुछ पैसे कमा के जाता है। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन कमा 15 लाख ही रहा है, तो बहुत बड़ी मछली नहीं है। अरे बहुत बड़ी मछली नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली नहीं है तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली कंडीशन चेक करता हूं। क्लियर है क्या? 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा तो 15 लाख से ज्यादा ना, अभी रुक जाओ ना। अगर 15 लाख से ज्यादा कमाता है, अगर 15 लाख से ज्यादा कमाता है, तो क्या करेंगे? पहली कंडीशन तो चेक करेंगे 182 डेज वाली, पहली कंडीशन तो चेक करेंगे ही। प्लीज
पहली कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाली, जो सेकंड कंडीशन है वो भी चेक करेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन में 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा 120 डेज। कुछ समझ में आई कहानी? सुनोगे तो समझ में आएगी ना, सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं, प्लीज सुनो ध्यान से। अभी तक क्या था, हम हर इंसान का रेसिडेंट देख रहे थे, इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे या सेकंड कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करी तो क्या मान लिया गया रेसिडेंट। अच्छा, शिप में कोई बंदा बाहर गया था या इंडिया बाहर छोड़ के चला गया नौकरी के लिए, तो सिर्फ पहली कंडीशन चेक करी। अच्छा, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, क्या है क्या है क्या है, इंडियन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन है, वो बात बात पे इंडिया आता रहता है, बात बात में इंडिया आता रहता है और इंडिया से कमाता भी है, तो उसके लिए पहली कंडीशन चेक करें कि दोनों। तो बोला गया अगर वो बंदा इंडिया में आके 15 लाख से कम कमाता है, अगर वो इंडिया में आके क्या करता है बेटा 15 लाख से कम कमाता है, तो उस इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन की रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ पहली कंडीशन चेक होगी, कौन सी 182 डेज वाली। कौन सी वाली 182 डेज वाली। आई रिपीट, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन का बंदा बात बात पे इंडिया आता है, इंडिया में 15 लाख से कम कमाता है, तो सिर्फ पहली कंडीशन चेक होगी, कौन सी वाली 182 डेज वाली। और अगर 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो दोनों कंडीशन चेक होगी, लेकिन दोनों कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन थी वहां पे 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा 120 डेज। सेकंड कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना रहना चाहिए 60 डेज, और 4 साल मिला के कितना होना चाहिए 365 डेज। तो यहां बोल दिया प्रीवियस ईयर में कितना रहना चाहिए 120 डेज और 4 साल मिला के 365 डेज। क्या आपको क्लियरिटी आई? फिर से, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन, क्या है क्या, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन का बंदा बात बात पे इंडिया आ रहा है, देखेंगे 15 लाख से कम या 15 लाख से ज्यादा। अगर 15 लाख से कम तो 180 से पहली कंडीशन, और अगर 15 लाख से ज्यादा तो दोनों, लेकिन दूसरे में 60 की जगह 120। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, इसको एक बार अपन पढ़ के देखते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? लैंग्वेज समझना जरूरी है। कहां गया, एक सेकंड। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a person of Indian origin within the meaning of exclusion clause E of 1115C who being outside India, normally कहाँ रहता है outside India, comes on a visit to India in any previous year, India में pre visit पे आया, the provision of second condition shall apply in relation to that if the word 60 days occurring there in words 182 days has been substituted। यानी 60 दिन को हटा के क्या कर दिया है 182 डेज, और जैसे ही 60 को हटा के क्या कर दिया 182 डेज, तो सेकंड कंडीशन फेल हो गई, सिर्फ कौन सी कंडीशन आ गई फर्स्ट वाली। क्लियर है क्या? However, in case the citizen meaning Indian above case have total income other than income from foreign sources, foreign sources की इनकम को छोड़ के, मतलब वो इंडिया से, 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है 15 लाख से ज्यादा, तो सेकंड कंडीशन में काय में, सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया गया है 60 डेज को हटा के कितना कर दिया है 120 डेज कर दिया गया है। जब 60 को हटा के 182 कर रहे हैं ना, जब 60 को हटा के 182 कर रहे हैं ना, तो सेकंड कंडीशन फेल हो जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली 182 डेज तो आप बोल ही दे रहे हो, तो पहली कंडीशन है। लेकिन 60 को हटा के 120 कर रहे हो, 60 को हटा क्या कर रहे हो 120, तो पहली कंडीशन है, या फिर सेकंड कंडीशन में क्या है 120 डेज। यहां पे आपका, मैंने आपको बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझाया, एक बार पूरा कंक्लूजन के साथ फिर से बोल रहा हूं, और फिर जिसको जो डाउट्स हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पहला, आम जनता के लिए क्या देखोगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए? दो कंडीशन, 182 डेज और मोर, या फिर और 60 दिन प्रीवियस ईयर में, या 4 साल मिला के 365 डेज। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल करी तो रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट बनने के बाद क्या देखोगे, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। आरओआर कैसे देखोगे, दो कंडीशन दोनों फुलफिल करनी है, क्या क्या है 10 साल में 2 साल, प्रीवियस 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होने चाहिए, और 7 साल मिला के 730 दिन और मोर क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, तब जाके आप क्या कहलाते हो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती क्या कहलाते हो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। यहां तक मेरे साथ थे। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन बताए गए जहां पे बोला गया सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे। ऐसे 3 केसेस हैं। पहला केस, आप इंडिया छोड़ रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया छोड़ रहे हो एम्प्लॉयमेंट, या इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो। और तीसरी कंडीशन,
आप इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के हो, नॉर्मली बाहर रहते हो और इंडिया में आके पैसे कमाए हैं 15 लाख से कम, 15 लाख से कम फ्रॉम इंडिया से कमाई, फॉरेन सोर्सेज की कमाई को हटा के इंडिया से कमाई आपकी क्या है 15 लाख से कम, तो आप क्या कहलाओगे? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन 182 डेज चेक करेंगे, और अगर 15 लाख से ज्यादा कमाई है तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन 60 की जगह क्या हो जाएगी 120 डेज, क्या हो जाएगी 60 की क्या हो जाएगी 120 डेज। कितनों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ? वेरी 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 गुड। इसको अपने तरीके से शॉर्ट नोट में जहां लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ दोनों, या फिर नहीं एंड है, 10 साल में 2 साल रहे होने चाहिए, एंड 7 साल में क्या होने चाहिए 730 दिन, दोनों चीजें होना जरूरी है। आप अगर 7 साल में किसी दिन 10 दिन रहा, किसी दिन पूरा साल रह लिया, 7 साल मिला के 730 दिन होने हैं ना, क्या बात समझ में आ रही है? वो देखना है। कोई भी 2 साल में तुम किसी भी दो प्रीवियस ईयर में तुम क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। रेसिडेंट मतलब वो ऊपर वाली 182 डेज वाली कंडीशन चेक होनी चाहिए। देखो 60 डेज सब्स्टिट्यूट हुआ, कितना कर दिया 182 डेज, तो कंडीशन क्या हो गई 182 डेज एंड 4 साल में कितना 365, तो 182 डेज तो हो ही गया है, लेकिन 180 डेज तो हो ही गए ना, तो अल्टीमेटली वो 365 डेज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले वाली कंडीशन ही क्वालिफाई कर गए, तो सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट हो गई। अरे बात सुन में, मैंने आपको सीधे कंक्लूजन बना के दे दिया ताकि आप लॉ के पेज में ना फंसो। उनने बस बोला है 182 डेज को रिप्लेस करके कितना कर दिया है, सॉरी 60 डेज को रिप्लेस करके कितना कर दिया 182 डेज। अब 60 को 182 किया तो अल्टीमेटली पहली कंडीशन 182 जैसी वो पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई, तो सेकंड की जरूरत ही नहीं है, तो अल्टीमेटली सेकंड को क्या कर दिया उन्होंने हटा दिया है। क्लियर है क्या? आया कि नहीं आया? पक्का? अब ये देखो डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट क्या है? डीम्ड रेसिडेंट क्या है? और मान लिए जाओगे मतलब कि आप एक इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, क्या हो इंडियन सिटीजन, एंड हैविंग टोटल इनकम 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, आपकी प्रीवियस ईयर में हैविंग टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से 15 लाख रुपए तुमने कमाए हैं, ठीक है, एंड नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री या टेरिटरी बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया। यहां पे तुम टेक्निकल गुरुजी का परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हो। देखो इंडियन सिटीजन है, इंडिया से उसकी कमाई क्या है 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, बोलो हाँ, एंड नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, दुबई में रहता, दुबई में टैक्स ही नहीं लगते, क्या बात समझ में आ रही है? दुबई में टैक्स है ही नहीं, तो साफ साफ बोल दिया आप किसी और देश में ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे आप पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो जिसका कोई नहीं है हम कुत्ते को धल लेंगे और हम तेरे से टैक्स ले लेंगे। नॉट लायबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री टेरिटरी बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया, आप उस देश के लॉ के हिसाब से वहां पे आपको टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है। हो सकता है वहां के रेसिडेंट ना बन पा रहे हो डोमिसाइल के कारण या किसी भी के कारण से, आप अगर किसी और देश में टैक्स नहीं भर रहे हो तो आओ यहाँ आ जाओ, यहाँ भर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। क्लियर है क्या? तो डीम्ड रेसिडेंट कब कहलाएगा? पहला, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से उसकी कमाई 15 लाख या उससे ज्यादा हो। तीसरा कि वो किसी और कंट्री में अपनी टैक्स नहीं भर रहा है अपने डोमिसाइल पर्पस के कारण, तो वो क्या बन लिया जाएगा डीम्ड रेसिडेंट बन लिया जाएगा। और जो रेसिडेंट नहीं होता वो कौन होता है? नॉन रेसिडेंट होता है। तो वो लिखा है कि वो एक भी कंडीशन फुलफिल ना कर पाए तो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट, और ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। हाँ क्या ऊपर क्यों दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पे कंडीशन लगाई ना कि फॉरेन कंपनी में उससे किसी फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा होना चाहिए। अगर किसी, हाँ अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स लग रहा होगा तो फिर चेक करेंगे कि इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमाए हैं तुमने तो क्या है 182 डेज और 120 डेज, और अगर तुमने मान के चलो फॉरेन कंट्री में टैक्स भरा ही नहीं है, तुम्हारा एक दिन भी चेक नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या बोल देंगे रेसिडेंट हो तुम, यहाँ पे टैक्स भरो। क्लियर है क्या? आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये होता है तुम्हारा रेसिडेंट का लोचा, यहाँ पे इंडिविजुअल का खत्म। क्लियर है क्या?
इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें जो जो पॉइंट्स कवर हो गए वो रीड करवा दे रहा हूं, जो जो छूटे हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं कवर होंगे। पहला पॉइंट क्या है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है मैं इस साल रेसिडेंट हूं अगले साल रेसिडेंट नहीं हूं, इस साल रेसिडेंट अगले साल नॉन रेसिडेंट, उसके बाद फिर रेसिडेंट, फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंट, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता। अभी तो चेक कर रहे हो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे कि नहीं रहे, मैं प्रीवियस ईयर में 182 डेज था तो रेसिडेंट, इस साल नहीं रहा तो वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजन। पैदा होगा इंडिया में तो इंडिया के सिटीजन तो हो, तुमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन रेसिडेंट हो कि नहीं हो वो डिपेंड करता है किसमें, आप यहाँ पे कितने दिन रह रहे हो। तो कंपल्शन नहीं है, जब भी आप टैक्स भरने जाओगे हर साल आपका क्या देखा जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या देखा जाएगा आपका, रेसिडेंट स्टेटस। द फैक्ट दैट असिसी इज रेसिडेंट इन इंडिया 1 year and does not only mean that he would be resident in preceding or succeeding years. Consequently, the resident status of the SC should be determined each year separately. हर साल सेपरेटली निकाला जाएगा। बस इसको अंडरलाइन कर लो, डिटरमाइंड ईच ईयर सेपरेटली, पूरे लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर वो एक साल रेसिडेंट है तो हो सकता है वो अगले साल क्या बन जाए, नॉन रेसिडेंट, या एक साल नॉन रेसिडेंट है तो अगले साल क्या बन जाए, रेसिडेंट। ये कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या रेसिडेंटशिप का सिटीजनशिप से कोई लेना देना है? क्या रेसिडेंटशिप का सिटीजनशिप से कोई लेना देना है? नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? फॉरेन का कोई बंदा यहाँ पे आके साल भर रह ले तो यहाँ का रेसिडेंट बन जाएगा, सिटीजन नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो साफ साफ बोला है, इट मस्ट बी नोटेड दैट रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स पर्पस इज नाइदर बेस्ड अपॉन सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल। ये सब हम कुछ देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं हमारे देश में कितने दिन रहे हो तो रेसिडेंट, नहीं रहे हो तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि हमने ये नहीं देखा आप नौकरी कहां करते हो, काम कहां करते हो, ये सब हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ तुम्हारा अल्टीमेटली क्या देखा है, नंबर ऑफ डेज का स्टे देखा है। क्या देखा है? नंबर ऑफ डेज का स्टे। द कॉमन फीचर इन बोथ अबव कंडीशन इज द स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। उतने दिन रहे हो कि नहीं रहे हो। द पीरियड ऑफ स्टे रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द कंडीशन नीड नॉट नेसेसरी बी कंटिन्यूअस और कॉन्जिक्यूटिव। ऐसा नहीं है कि लगातार 182 डेज रहे हो, जनवरी रहे, फरवरी रहे, मार्च चले गए, अप्रैल आ गए, फिर मई चले गए, जून जुलाई नहीं रहे, अगस्त रह गए, सितंबर रहे, अक्टूबर नहीं रहे, दिसंबर, पूरे प्रीवियस ईयर में 182 डेज होने चाहिए। भले तुम हर महीने कितने कितने दिन रहे या पूरे 182 दिन एक साथ रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में 182 डेज आपके होने चाहिए। तो वही बोला है कि जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, दैट देयर शुड बी एट यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्पस ऑफ स्टेज इमटेरियल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। मजे की बात सोचो, कोई बंदा यहाँ पे आया इलाज के लिए, ठीक है, 182 डेज से ज्यादा रह लिया, नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, 6 महीने ज्यादा चलता है उसके